हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी जेई प्रिपरेशन की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से कुछ लोग 11th या 12th क्लास में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों ने ड्रॉप ले रखा होगा जेई के लिए। सो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको कम से कम वो चीजें बता पाऊंगा जो मैंने की और आपको नहीं करनी है, वो गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे बार बार पीडब्ल्यू का नाम लूंगा तो इसका बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई की है तो आपको नहीं करनी है क्योंकि मैं फेल हो गया। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे ना कोई पीडब्ल्यू का प्रमोशन करने आया हूँ, ना मैं यहाँ पे उनकी बुराइयां करने आया हूँ। मैं तो अपनी एक जर्नी शेयर करने आया हूँ। ठीक। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखो, क्लास 10th में जब मैं था तो इन्होंने पीडब्ल्यू ने एक बैच लॉन्च किया था, उड़ान करके। तो वो पहला फ्री बैच था इनका यूट्यूब पे, उड़ान 10th क्लास के लिए। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया और वहां से मैं पढ़ाई करने लग गया। पढ़ाई की, मेहनत की 10th में अच्छे से। और लास्ट में जाके बोर्ड एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए कोरोना की वजह से। तो जैसे एग्जाम कैंसिल हुए, मैंने एक्साइटमेंट में आके 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर दी, पीसीएम की। तो फिजिक्स में पढ़ रहा था अलग सर की पुरानी वीडियोस से। तो फिजिक्स में पढ़ रहा था, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। और तभी क्या हुआ कि उन्होंने बैच लॉन्च कर दिया अर्जुना 11th क्लास के लिए, जेई प्रिपरेशन के लिए। सो मैंने वो तुरंत ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा अब अच्छे से तैयारी करनी है, धुआं कर देना। तो मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन कर लिया। आई थिंक 3 साढ़े 3 हजार का था वो मैंने ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई अच्छे से शुरू हो गई, शुरू से बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ, मेहनत चल रही है बढ़िया, सारी डीबीपीज सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। फिर तैयारी करते रहे, कोई भी बैकलॉग नहीं था शुरुआत में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल का भी लोड बढ़ने लगा और सारे बहाने आते गए, पढ़ाई ना करने के, लेक्चर्स अटेंड ना करने के। और हमारी 3 बजे से क्लासेस शुरू होती थी और आई थिंक 7:30 8 बजे तक क्लासेस चलती थी बैच में। और स्कूल भी जाना होता था तो एक दो क्लासेस मेरी छूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, संडे को कवर कर लेंगे। धीरे धीरे ऐसा बैकलॉग बढ़ता गया। फिर मैंने स्कूल जाना स्किप कर दिया। ठीक है। तो मैं स्कूल जाना मैंने काफी कम कर दिया। मैं घर पे ही बैठ के अपना क्लासेस अटेंड करता था पीडब्ल्यू की। मैंने सोचा स्कूल तो बेकार है भाई, वहां तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है, ये मेरा मानना था उस टाइम पे। और अपना घर पे रह के पढ़ाई करूंगा। तो मैंने पढ़ाई की, खींच खांच के, बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस खींचा। फिर लास्ट में जाके उन्होंने एक अलग से सीरीज लॉन्च कर दी बैकलॉग एक्सप्रेस नाम से, ताकि आप अपना बैकलॉग कवर कर सको। ठीक है। तो फिर मैंने वहां से भी वन शॉट लेक्चर्स देखे ताकि मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो। और मैंने 11th क्लास खत्म होने से पहले, स्कूल में जब 11th खत्म हो रही थी, 12th शुरू हो रही थी, उससे पहले मैंने 11th का सिलेबस एक बार कर लिया। रिवीजन वगैरह में नहीं कर पाया सेकंड बुक्स का, जैसे फिजिक्स का सेकंड पार्ट था, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट था, उसका मैं रिवीजन तो नहीं कर पाया, लेकिन एक बार मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया। और टीचर्स ने भी यही बोला था कि अगर आपको 11th 60% भी क्लियर है ना, तो 12th में आपका काम बन जाएगा और जेई में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, 60% तो आती है ही। सो फिर 11th में मैंने खैर क्लास में टॉप किया था स्कूल में तो। ठीक है। तो हम 12th में पहुंच गए। 12th में मैंने कहा अब अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने सुना है कि जेई में 300 में से 150 भी नंबर आप अगर ले आते हो तो 99% आय बन जाती है। ऐसा कर लेते हैं, 12th को अच्छे से खींच लेते हैं, 11th थोड़ी बहुत तो आती है ही। और 12th में अगर मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा तो मेरे 150 बार तो हो ही जाएंगे फिर जेई में, मेंस में। ठीक है। तो फिर मैंने 12th में अपना तैयारी शुरू कर दी। फिर लक्ष्य बैच आया था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब उसकी क्लासेस होने लगी, वो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो करी। इस बार मैंने स्कूल को नहीं छोड़ा। जैसे मैंने 11th में बैकलॉग होने पे स्कूल को स्किप करना शुरू कर दिया था, इस बार 12th पे क्योंकि बोर्ड्स भी थे तो मैंने स्कूल को अच्छे से अटेंड किया। ठीक है। फिर बैकलॉग बढ़ने लग गया क्योंकि मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, स्कूल का भी काम कर रहा हूँ। फिर सितंबर में मेरा एनडीए का भी एग्जाम था। अब यही दिक्कत है, देखो, आप एक चीज पे फोकस करो, या तो आप जेई की कर लो या फिर एनडीए की कर लो। ठीक है। अगर आप देखो जेई की तैयारी कर रहे हो ना, एनडीए आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एनडीए ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है। तो मैंने एनडीए की भी अलग से तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। ये सारी चीजें पढ़नी शुरू कर दी मैंने। स्कूल का भी पढ़ रहा हूँ, फिर जेई का भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। ठीक है। तो फिर बैकलॉग और बढ़ने लग गया। धीरे धीरे परिस्थितियां खराब होती गई। ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट पार्ट करने के बाद, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था मैंने ईएम वेव्स तक, और केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक, और मैथ्स भी थोड़ा बहुत करके मैंने फिर बैच को छोड़ दिया। लक्ष्य बैच मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया।
और एनडीए भी क्लियर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। उसके बाद क्लियर हुए थे, उसकी बात करेंगे अभी। और फिर मैंने कहा चलो सब कुछ छोड़ो, फिलहाल बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं। और घर वालों ने भी कह दिया था कि कोई बात नहीं होगा तो ड्रॉप ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने 11th क्लास में भी घर वालों से बोला था कि मुझे आप बाहर भेज दीजिए, ऑफलाइन कोचिंग कर लूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि अभी छोटा है, भी रहने दे, 12th के बाद जाइयो, ड्रॉप ले लियो अगर नहीं होता है तो ऑनलाइन से। मैंने कहा ठीक है। तो तब पता नहीं था ड्रॉप में क्या होता है। ठीक है, तब मैंने कह दिया ठीक है ड्रॉप ले लेंगे। अब क्या हुआ कि बोर्ड्स आए, बोर्ड की अच्छे से तैयारी की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी। स्कूल में मुझे कुछ समझ आ नहीं रही थी बिल्कुल भी केमिस्ट्री। तो फिर मैंने घर पे ही पूरा 1 महीना किसी यूट्यूब से नहीं पढ़ा, कहीं से नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने खुद से एनसीईआरटी को छाप छाप के बार बार अच्छे से की। और केमिस्ट्री मेरे 94 आए थे बोर्ड्स में, फिजिक्स में 95 आए थे। ठीक है। सो मैं स्कूल का टॉपर था। मेरे स्कूल में 12th क्लास में 300 350 बच्चे थे, और फर्स्ट पोजीशन थी मेरी 12th बोर्ड्स में। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। जेई का रिजल्ट आया भाई, और जेई मेरी परसेंटाइल 89 पॉइंट कुछ थी, और रैंक थी मेरी 1.25 लाख के आसपास। ठीक है, 1.25 लाख का मतलब 1,25,000 के आसपास मेरी रैंक थी। तो मैंने कहा ये तो बेकार रैंक है भाई, ड्रॉप ले लेते हैं। मैंने किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया, मतलब ना मैंने जोसा में अप्लाई किया, ना मैंने एकेटीयू वाली काउंसलिंग में अप्लाई किया। ठीक है, ना मैंने किसी और कॉलेज का एग्जाम दिया, ना मैंने वीआईटी, एसआरएम, कॉमेड के, मैंने कोई भी एग्जाम के लिए अपियर में नहीं हुआ। मैंने कहा जेई ही करना है, आईआईटी ही जाना है। घर वालों ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, आईआईटी जा, और भाई तू टॉपर है बोर्ड का तू कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ड्रॉप ले लिया और मैं चला गया भाई। मैंने प्रयास बैच ले लिया, जो कि ऑनलाइन बैच है पीडब्ल्यू का। ठीक है, मैंने कहा ऑनलाइन ही करूंगा अब तो अच्छे से, अब तो स्कूल का भी लोड नहीं है, तो अब तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी मेरी ड्रॉप ईयर में। फिर क्या हुआ कि मेरा एनडीए का एग्जाम क्लियर हो गया, अप्रैल वाला। तो हमारे एक भैया है पड़ोस में, वो मतलब उनका भी एनडीए हो गया था। वो अभी पायलट है आर्मी में। तो हेलीकॉप्टर पायलट है वो भी। तो उनके पास मैं गया, मैंने कहा भैया कुछ बताओ क्या करना है, एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। उन्होंने बोला कि पहली बात तो गांव से बाहर निकल, मतलब मैं गांव में रहता हूँ। उन्होंने बोला कि गांव में रह के थोड़ा डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाता है, थोड़ा बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी एक लिमिटेड थिंकिंग रह जाती है। बाहर जाओगे तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से इंटरेक्शन होगा, सीखोगे। या तो तू ड्रॉप मत ले, कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले, या फिर ड्रॉप ले रहा है तो तू ऑफलाइन कोचिंग कर ले, ऑनलाइन मत कर। वहां पे तू नए लोगों से मिलेगा, ठीक रहेगा। यहाँ पे तू एक कमरे में बंद रह के तैयारी करेगा तो तेरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और तू ऐसे एसएसबी क्लियर नहीं कर पाएगा, एनडीए तू नहीं जाने वाला है ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने जो प्रयास बैच लिया हुआ था, मैंने कहा इसको छोड़ते अपना ऑफलाइन तैयारी करते। मैंने घर वालों से बात की, पापा से बात की, पापा ने बोला ठीक है। और मुझे भेज दिया दिल्ली, कालू सराय विद्यापीठ में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने कहा पीडब्ल्यू से ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो कालू सराय विद्यापीठ, जो कि हौसखास मेट्रो स्टेशन के पास है दिल्ली में, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन हो गया वहाँ पे, क्लासेस शुरू हो गई, क्लासेस लेने लगे, मजा आ रहा। शुरुआत में अच्छे से तैयारी की। शुरू शुरू में सबका जोश रहता है खतरनाक वाला। मुझे भी था कि भाई अब तो ये फाइनल चांस है, अब कुछ नहीं कर सकते, आईआईटी निकालना है। तैयारी शुरू की, धीरे 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 धीरे। मैथ्स वाले सर, अगर आप 11th या 12th में पीडब्ल्यू से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप जरूर जानते होंगे, राहुल उपाध्याय सर हमें पढ़ाते थे मैथ्स, कालूसराय विद्यापीठ में। ठीक है। तो काफी अच्छे टीचर हैं। अब तक मैं जितने भी टीचर से मैथ्स पढ़ा हूँ, मुझे तो वो बेस्ट लगे अब तक। ठीक है। बाकी हर एक स्टूडेंट का अलग अपना एक्सपीरियंस होता है हर एक टीचर के साथ। तो काफी अच्छा मुझे समझ में आया। और मैथ्स तो मैंने शुरू से लास्ट तक उन्हीं सारी क्लासेस अटेंड करी, शायद ही कभी कोई छुट्टी मारी होगी। केमिस्ट्री में मुझे कुछ चीजें वहां पे समझ में नहीं आ रही थी, टीचर से मेरा थोड़ा नहीं बन पा रहा था। ठीक है। सो केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही थी वहां पे पीडब्ल्यू में। और फिजिक्स भी मॉडरेट थी। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं ऑनलाइन। जो प्रयास बैच मैंने ले लिया था ना पहले, केमिस्ट्री फिजिक्स वहां से पढ़ूंगा और मैथ्स पढ़ने आ जाऊंगा विद्यापीठ अपना ऑफलाइन। सो मैंने ये शुरू कर दिया। फिर मैथ्स पढ़ रहा हूँ अपना राहुल सर से ऑफलाइन, और केमिस्ट्री मैंने फैजल सर से पढ़ी थी ऑनलाइन। और अपना फिजिक्स मैंने सलीम सर से की थी प्रयास बैच। ठीक है। तो फिर मैं अपना तैयारी करता रहा। काफी पीछे रह गया सिलेबस में। मैथ्स मेरा क्योंकि ऑफलाइन चल रहा था, तो
ठीक चल रहा था बिल्कुल कंटिन्यू, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी पीछे रह गया, क्योंकि मैंने जो प्रयास बैच बीच में छोड़ दिया था, वो मैंने बहुत बाद में जाके वहीं से कंटिन्यू किया, तो सिलेबस काफी धीरे धीरे कर पाया मैं। लेकिन फिर भी जेई मेन जो पहला अटेम्प्ट था मेरा जनवरी का, 2024 का जो जेई मेंस था, फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी, मेरी शिफ्ट थी 27 जनवरी की। ठीक है, तो 27 जनवरी अगर आपने एग्जाम दिया था, अगर आप ड्रॉपर हो और आपका शिफ्ट 27 जनवरी का था, तो आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं एग्जाम दे के आया और घर पे पूछा भाई कैसा हुआ एग्जाम, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। और जब आंसर किया तो मैंने मैच किया, मेरे मार्क्स हो रहे थे 127। मैंने कहा ये तो ठीक मार्क्स है, मतलब क्लियर तो एटलीस्ट हो जाएगा। देखो लास्ट ईयर कट ऑफ 90 पॉइंट कुछ गई थी, इस साल 92 93 भी जाएगी, तो मेरा क्लियर तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 27 जनवरी। सो सब बता रहे थे कि 97 प्लस तो हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम 96 परसेंटाइल से तो ऊपर बन ही जाएगी 127 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है फिर, 95 तो बनेगी ही कम से कम, 95 96 बन रही है, तो मेंस तो क्लियर है, अपनी एडवांस की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो टॉपिक्स मैंने एडवांस के लिए छोड़ रखे थे, उनको मैंने कवर करना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद आता है रिजल्ट, और रिजल्ट में निकला भाई 87.5 परसेंटाइल मात्र। तो वो खतरनाक दिन था भाई, मैं डर गया बिल्कुल रिजल्ट को देख के। मैंने कहा क्या फायदा भाई, मेहनत तो की थी। आ, तो 87.5 परसेंटाइल थी। मैंने कहा इसमें तो मेंस भी क्लियर नहीं हो रहा, पिछले साल ही 90 गई थी जनरली कट ऑफ, तो मेंस तो पिछले साल ही मेरी 89 परसेंटाइल थी, ड्रॉप लिए बिना ही। 12th क्लास में मेरी 89 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थी, इस साल और 1.5 परसेंटाइल कम हो गई है, तो फिर क्या फायदा रहा एक साल ड्रॉप करने का। तो घर वालों से कैसे नजरें मिलाऊं, कैसे उनको बताऊं, ये सब है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है, अप्रैल में दिखते हैं। फिर से मैंने कोचिंग में जो सोचा था कि एडवांस वाला बैच ज्वाइन करना है, कोचिंग में जाके फिर मैंने फिर से मेंस वाले बैच में जाके बैठ गया वहां पे विद्यापीठ में। फिर से मेंस की तैयारी शुरू कर दी, राहुल सर के पास गया और उनसे प्रॉपर टाइम टेबल और वो सब बनवा लिया। मैंने कहा सर बता दो अच्छे से, अप्रैल में करना है। सर ने बोला तू पक्का 99% लेके आएगा, मुझे विश्वास है, और अप्रैल में तू कर देगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ने मुझे पूरा रोड मैप दे दिया कि कैसे ये 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं एक तरह से काफी डिमोटिवेट हो गया था जनवरी वाले रिजल्ट से, सो मैं हिम्मत जुटा नहीं पाया एक्चुअली। तो अप्रैल में मेरा स्कोर रहा था 92 मार्क्स के आसपास। मेहनत मैंने की थी, लेकिन इतनी नहीं की थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अप्रैल में मेरे 92 नंबर आए जेई मेंस में, जो कि काफी काफी खराब स्कोर है। ठीक है, आपके ही मुझसे ज्यादा आए होंगे शायद। ठीक है, तो मैंने कहा छोड़ो भाई, जेई तो कुछ नहीं होना, जनरल कैटेगरी प्लस मेल। मैंने कहा नहीं। सो फिर मैंने वीआईटी का एग्जाम दिया, एसआरएम का एग्जाम दिया, एक केआईआईटी करके होता है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, उसका एग्जाम दिया, और अपना कॉमेड के दिया। जितने भी एग्जाम्स हैं ये वाले एंट्रेंस के, बीटेक के, एमआईटी मणिपाल का एग्जाम दिया एंट्रेंस का, सारे क्लियर हो गए। सभी में मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल गई। जितने भी ये एग्जाम्स थे, एसआरएम, वीआईटी, और क्या बोलते हैं एमआईटी, केआईआईटी, सभी में मुझे सीएसई मिल रही थी। और कॉमेडी की भी मेरी ठीक ठाक रैंक थी। बेंगलोर में कोई, नाम भूल गया मैं एक्चुअली कॉलेज का, वो कॉलेज मुझे मिल रहा। मैंने कहा अब क्या करें, फिर मैंने वीआईटी को फाइनल कर दिया। वीआईटी में मैंने सीट बुक करा दी अपनी, और वहां में मेरी पेमेंट हुई थी 4,93,000, 4,93,000 की ट्यूशन फीस उन्होंने मुझसे ली थी। फिफ्थ कैटेगरी में होता है मेरे वीआईटी में। वीआईटी में 5 कैटेगरीज होती हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी मिलती है 1 2 3 4 5। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो कैटेगरी 1 आपको मिलेगी, जिसमें फीस काफी कम होती है। रैंक थोड़ी सी बेकार है तो कैटेगरी 2 मिलेगी, जिसकी फीस थोड़ी और ज्यादा होती है। मेरी रैंक बिल्कुल खराब थी, अब वो मुझे नहीं पता खराब क्यों थी। अब बोलोगे बार बार बहाना मार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मणिपाल में बहुत अच्छी रैंक थी, ठीक है, कॉमेडी में बहुत अच्छी रैंक थी, लेकिन वीआईटी में इतनी खराब रैंक कैसे हुई वो मुझे नहीं पता। और आप अगर गूगल करोगे कि वीआईटी का रैंकिंग सिस्टम कैसा है एग्जाम का, वीआईटी ट्रिपल ई, तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी वहां पे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो क्या हुआ कि आ, कहाँ पे था मैं, हाँ, तो वीआईटी में मेरी फीस चलेगी 4,93,000। और फिर मैंने कहा हॉस्टल भी लेना है, तो हॉस्टल की मैंने बुकिंग करी।
तो हॉस्टल पहले ही से ही सारे बुक थे, सिंगल और डबल रूम वाले। तो मैंने जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था वो था 4 लोगों का रूम, मतलब एक रूम में 4 लोग रहेंगे, इस तरह से मुझे हॉस्टल मिल रहा था वीआईटी में। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं लेना, क्योंकि मैं तो भाई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, अगर एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं और उस रूम में मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा। मैं तो एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई अपना पढ़ रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से, उसको मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वीआईटी में ऐसा है कि अगर आप बाहर के हो तो आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ मैंने हॉस्टल नहीं लिया है, मैं रूम लेके रह रहा हूँ बाहर। यही बताऊंगा किस कॉलेज में हूँ। ठीक है। तो फिर वीआईटी में मैंने पेमेंट वेमेंट सब कर दी थी, हॉस्टल में सब कुछ लगा के मैं लगभग 7.5 लाख रुपए दे चुका था उनको। फिर मैंने पापा से बात की, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाना चाह रहा वीआईटी में, एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है अभी, यूपीटीएसी नाम से, इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और गाजियाबाद में कुछ कॉलेजेस हैं, और इनमें मेरा हो जाएगा मेरी रैंक के अकॉर्डिंग। सो पापा ने कहा ठीक है, ऐसा है तो भाई तेरी इच्छा है, तुझे जो करना है कर ले। सो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने एडमिशन कैंसिल करा दिया वीआईटी से। उन्होंने 10,000 रुपये काटे थे मेरे हॉस्टल एडमिशन फी के, बाकी वैसे मेरे वापस आ गए अकाउंट में। ठीक, तो 7.5 में से 10,000 रुपये मेरे चले गए, कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे यूपीटीयू यानी कि एकेटीयू वाली काउंसलिंग में अप्लाई किया, और फर्स्ट चॉइस मैंने यहाँ पे काइट गाजियाबाद डाला था, केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद, और फर्स्ट चॉइस से मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई। ठीक है। फिर क्या, अभी यहाँ पे हूँ। सो हॉस्टल वगैरह मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, रूम मैंने ले रखा है अपना अलग, कंटेंट बनाने के लिए स्पेशली। सो दैट्स ऑल। ये मेरी जेई जर्नी थी, और जो मेरी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है वो है कि पहली बात, अगर आप जेई ही करना चाहते हो तो एनडीए पे ज्यादा फोकस मत करो, जो मैंने किया। ठीक है, एनडीए में हर बार निकाल लेता हूँ, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं एक बंदे को, ठीक है, और मैं 6 में से 5 अटेम्प्ट निकाल चुका हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अपना क्या बोलते हैं, या तो पहले से ही फिक्स कर लो मुझे ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लो, सब ठीक रहता है। कंसिस्टेंट होके पढ़ो, जैसे मैंने पहले ऑनलाइन ज्वाइन किया, फिर ऑफलाइन पढ़ने पहुंच गया, फिर उसको भी बीच में छोड़ के फिर से वापस ऑनलाइन आ गया, तो बैकलॉग ही इतना हो गया, सिलेबस कहाँ से कवर करूँ। ठीक है। और घर वालों को लगता है कि पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा था मैंने लेकिन सिलेबस कवर नहीं कर पाया। ठीक, और दैट्स ऑल। और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू।